पारितंत्र। चैप्टर नंबर 14 अपन देख रहे थे, क्या था? पारितंत्र था, है ना। पारितंत्र में हमने इसका ओवरव्यू देखा था, क्या क्या पढ़ना था हमको इसके बारे में। पारितंत्र क्या होता है ना। पारितंत्र की संरचना क्या होती है, ये हमने टॉपिक देख लिया था। दूसरा टॉपिक हमको और क्या पढ़ना था? पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्य, पारितंत्र के कार्य भी हमने देख लिए थे। साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह भी हमने देख लिया था। ऊर्जा का प्रवाह भी हम लोगों ने देख लिया था। हमको आज क्या देखना था? खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, है ना। और एक टॉपिक कौन सा देखना है? खाद्य पिरामिड। क्या देखना है? खाद्य पिरामिड, है ना। और क्या देखना है? पोषण चक्र। क्या देखना है? पोषण चक्र। आप जैसा कि जानते हैं, अपन ने प्रीवियस वीडियो में कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिए? पारितंत्र की संरचना, पारितंत्र के कार्य, ऊर्जा का प्रवाह। आज हम देखने जा रहे हैं क्या? खाद्य श्रृंखला। क्या देखने जा रहे हैं? खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पर अपन ने क्या देख लिया था अभी तक? ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे? खाद्य श्रृंखला। क्या देखेंगे? खाद्य श्रृंखला, है ना। क्या होती है भैया खाद्य श्रृंखला? क्या होती है खाद्य श्रृंखला? या इसको बोलते हैं हम क्या? फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या होती है खाद्य श्रृंखला? यदि खाद्य श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले होता है उत्पादक घटक, फिर होता है उपभोक्ता घटक और फिर होता है अपघटक घटक, है ना। तो यहाँ पर उत्पादकों पर भोजन के लिए कौन निर्भर करते हैं? उपभोक्ता। और उपभोक्ता पर और उत्पादक के मृत शरीरों पर कौन भोजन के लिए निर्भर करते हैं? अपघटक, है ना। तो इसी प्रकार जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसे क्या हम कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होगा सर? एक उत्पादक होगा। कौन होगा सर? एक उत्पादक। बोले तो कौन होगा सर? प्रोड्यूसर, है ना। उत्पादक को कौन खाएगा सर? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें कौन आ जाएंगे? शाकाहारी। शाकाहारी बोले तो कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, बोले तो प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इनको कौन खाएगा? मांसाहारी। कौन खाएगा? मांसाहारी। और फिर इनको कौन खाएगा? सर्वाहारी। कौन खाएगा? सर्वाहारी। और सर्वाहारी को कौन खा लेगा? यहाँ पर इन सभी का भोजन करने वाले कौन होते हैं सर? मृत शरीरों का कौन होते हैं? अपघटक। कौन होते हैं? अपघटक। तो ये कहलाती है आपकी क्या? खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। यहाँ पर यदि हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर कितने प्रकार की होती है? इस चीज को अपन देख लेते हैं। क्या होती है? एक तो होती है आपकी कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की होती है ना। कितने प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला? 3 प्रकार की। एक सबसे पहले यदि हम खाद्य श्रृंखला की बात करें, खाद्य श्रृंखला यहाँ पर कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की, है ना। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3। एक सबसे पहले होती है कौन सी? चारण खाद्य श्रृंखला। कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला। कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। कौन सी होती है? अपरद खाद्य श्रृंखला। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी कौन सी होती है आपके पास? परजीवी खाद्य श्रृंखला। कौन सी होती है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। कौन सी होती है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो हमारे पास यहाँ पर कितने प्रकार की श्रृंखलाएं हैं? 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं। एक कौन कौन सी है सर? चारण है, अपरद है और तीसरी कौन सी है? परजीवी। चारण, अपरद और परजीवी, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें चारण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये किससे शुरू होगी सर? ये किससे शुरू होगी? पेड़ पौधों से। किससे शुरू होगी? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे बोले तो कौन होते हैं सर? उत्पादक। कौन होते हैं? उत्पादक। इनसे प्रारंभ होगी। यहाँ पर बात करें सबसे पहले पेड़ पौधों से यहाँ पर कौन भोजन प्राप्त करेंगे? टिड्डा। कौन भोजन प्राप्त करेगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा?
मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा? मेंढक, मेंढक को कौन खा लेगा? सांप, मेंढक को कौन खा लेगा? सांप, और सांप को कौन खा लेगी? चील या गिद्ध। क्या खा लेगी? चील या गिद्ध। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? चारण खाद्य श्रृंखला का। किसका एग्जाम्पल हो गया? चारण खाद्य श्रृंखला का। आपको चारण खाद्य श्रृंखला 2 नंबर में लिखनी है। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें जो उपभोक्ता, जो आपके पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक से शुरू होकर किस पर समाप्त होती है? मांसाहारी सर्वाहारी जीवों पर समाप्त होती है। ऐसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? चारण खाद्य श्रृंखला। यदि हम बात करें अपृत खाद्य श्रृंखला की, तो अपृत खाद्य श्रृंखला क्या होती है? यहाँ पर मृत शरीर से शुरू होगी। कहाँ से? मृत शरीर बोले तो यहाँ पर मृत शरीर से शुरू होगी। मृत शरीर को कौन खाएंगे? केंचुआ खाएगा। कौन खाएगा? केंचुआ खाएगा। केंचुए को कौन खाएगा? मेंढक। केंचुए को कौन खाएगा? मेंढक। और मेंढक को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खा लेगी? चील या गिद्ध। सांप को कौन खा लेगी? चील या गिद्ध। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो किससे शुरू होती है? अपृत से शुरू होती है। ऐसी खाद्य श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं? अपृत खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होगा कि यहाँ पर ये शुरू तो किससे होगी? उत्पादक से। किससे शुरू होगी? उत्पादक बोले तो घास से। और इसको कौन खाएगा? गाय खाएगी। और गाय को कौन खा लेगा? शेर खा लेगा। और शेर के शरीर पर कुछ परजीवी होंगे। कुछ क्या होंगे? परजीवी। परजीवी जैसे ज्यों, है ना। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्या कहा जाता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला यहाँ पर कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरी होती है अपृत खाद्य श्रृंखला, और तीसरी कौन सी होती है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्लियर हुआ क्या? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? खाद्य जाल की। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। वहाँ पे चाहूँगा थोड़ा सा सहयोग करें। यहाँ पर देखिए खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? चारण खाद्य श्रृंखला,
अपरद या मतोपजीवी खाद्य श्रृंखला या परजीवी खाद्य श्रृंखला, है ना। चारण खाद्य श्रृंखला क्या होती है? इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पेड़ पौधे अथवा उत्पादकों से आरंभ होकर शाकाहारी छोटे जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों में समाप्त हो जाती है। श्रृंखला में पोषक स्तर का आकार बढ़ता है परंतु संख्या कैसी हो जाती है? कम, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको अभी एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? खाद्य जाल की। किसकी बात कर रहे हैं साहब? खाद्य जाल की। किसकी बात कर रहे हैं? खाद्य जाल की। खाद्य जाल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फूड वेब, इसे क्या कहते हैं? फूड वेब। क्या कहते हैं? फूड वेब, है ना। फूड वेब का मतलब क्या होता है? जब किसी पारितंत्र में है ना, जब किसी पारितंत्र में, ये मैंने बोला पारितंत्र में, यहाँ पर पेड़ है और पेड़ से कितनी श्रृंखलाएं शुरू हो रही है? अलग अलग, है ना। पेड़ को कौन खा रहा है? इनसे हिरन, और हिरन को कौन खा ले रहा है? शेर, है ना। यहीं पर इसको, इस पर कौन पड़ रहे हैं? कीट पतंगा। कौन पड़ रहे हैं? कीट पतंगा। और इनसे कौन, इनको कौन खा ले रही है? चिड़िया। यदि मैंने बात की यहाँ पर गाय इससे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त कर रही है और यहाँ पर इसको कौन खा ले रहा है? शेर। तो जब ऐसी खाद्य श्रृंखला जो किसी निकाय के अंतर्गत विलगित अवस्था में नहीं पाई जाती, विलगित अवस्था में नहीं पाए जाने का मतलब क्या होता है? सर, एक ही हिस्से तीन प्रकार की यहाँ पर श्रृंखला देखने के लिए मिलती है। जब किसी पारितंत्र में एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गुथी होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है साहब? खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। आई क्या बात समझ में? अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड। क्या पढ़ रहे हैं? पारिस्थितिक पिरामिड। क्या होता है पारिस्थितिक पिरामिड? पिरामिड का मतलब ये होता है कि सर पोषण स्तर के आधार पर जीवों की संख्या अथवा भार में जो कमी या वृद्धि होती है उसके आधार पर क्या बनाए जाते हैं? पिरामिड, है ना। तो यहाँ पर किसी पोषण स्तर के आधार पर जीवों के जैव भार में वृद्धि या कमी को दर्शाने का जो चित्रात्मक माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफात्मक माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड, है ना। यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तीन आधार पर हम इनको पढ़ते हैं। एक कौन सा? जैव संख्या के आधार पर, जीव संख्या के आधार पर पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं किसके आधार पर? जैव भार के आधार पर पढ़ते हैं। और तीसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऊर्जा के आधार पर, है ना। तीन आधार पर पढ़ते हैं, जीव संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें जीव संख्या के आधार पर, तो यदि हम किसी जंगल में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि सर सबसे पहले कौन होता है? उत्पादक। कौन होता है? उत्पादक। उत्पादकों की संख्या मान ली मैंने यहाँ पर कितनी है? 1000। तो ऊपर जाते हुए यहाँ जीवों की संख्या में लगातार क्या होते जाएगी? कमी। अर्थात यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हो जाएंगे? कम। उत्पादक की तुलना में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हो जाएंगे? कम। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? शाकाहारी। किससे है? शाकाहारी जीवों से। यदि प्राथमिक उपभोक्ता से ऊपर जाओगे तो द्वितीयक उपभोक्ता। कौन से उपभोक्ता? द्वितीयक उपभोक्ता। अर्थात यहाँ पर जो मांसाहारी जीव है इनकी संख्या में क्या आ जाएगी? कमी, है ना। और सबसे ऊपर कौन सा होता है आपका? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जिसमें कौन सा होता है? सर्वाहारी। तो इनकी संख्या भी कैसी हो जाती है? कम। अर्थात नीचे से ऊपर जाने पर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ने पर यहाँ पर जीवों की संख्या में क्या दिखाई देती है? लगातार कमी दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर जंगल में जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है? सीधा। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा कैसा बने? सीधा। जरूरी नहीं है कि हमेशा कैसा बने? सीधा। सर सीधा नहीं होगा तो क्या उल्टा हो सकता है? क्या उल्टा भी हो सकता है। मैंने कहा यदि उत्पादक है
क्या है आपके पास उत्पादक, क्या है आपके पास उत्पादक। और मैंने बोला यहाँ प्राथमिक स्तर पर कौन आ जाए, कीट पतंगा। तो इनकी संख्या कैसी होती है, इनकी तुलना में ज्यादा होती है। मतलब ये हो सकता है कि ये कितने हो जाए 2000, कितने हो जाए 2000। तो यहाँ पर इनका पिरामिड घटते क्रम में भी हो सकता है। तो जंगल का पिरामिड यदि पूछा जाए तो कैसा हो सकता है, सीधा या उल्टा, दोनों प्रकार से हो सकता है। यदि यहाँ पर हम एक पेड़ की बात करें तो एक पेड़ पर भी है ना, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पेड़ की। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, वरना अन्यथा आप क्वेश्चन क्या कर दोगे गलत, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ पर अपन दूसरे पेज पर देख लेते हैं इसको, यहाँ जगह कम पड़ रही है। मैंने बोला यदि मैं एक पेड़ का पिरामिड देखूं, एक पेड़ का, तो एक पेड़ की यदि बात करूं तो एक पेड़ पर कीट पतंगों की संख्या कैसी होती है सर, ज्यादा। किसकी, कीट पतंगों की संख्या कैसी होती है, ज्यादा, है ना। यदि इससे ऊपर जाओगे कीट पतंगों को खाने वाले मेंढक, है ना, मेंढक, चिड़िया, इनकी संख्या यदि देखी जाए तो इनकी संख्या कैसी हो जाती है, इनकी तुलना में कम हो जाती है। तो यहाँ पर कोई विशेष तौर पर पिरामिड दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने कहा कि इसमें सीधा, उल्टा या कोई भी हो सकता है। आई क्या बात समझ में। दूसरी बात हम करते हैं किसके आधार पर, जैव भार के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहे हैं, जैव भार के आधार पर। मैंने कहा यहाँ पर यदि आपके पास एक तरीके से क्या है, उत्पादक, तो यहाँ पर उत्पादक की संख्या बिल्कुल ज्यादा होने के कारण इनका जैव भार भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। जैव भार ज्यादा होने का मतलब मैंने बोला कि ये कितने केजी के होंगे, लगभग जितने भी पौधे हैं वो सब कितने केजी के होंगे, 1500 केजी के। प्राथमिक उपभोक्ता यदि बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता की यदि बात करें तो मैंने बोला ये कितने केजी के हो जाएंगे, 1000 केजी के, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो ये कैसे हो जाएंगे आपके 500 केजी के। और मैंने बोला यदि तृतीय उपभोक्ता की बात करें, तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो यहाँ पर इनका जो जैव भार है टोटल कितना हो जाएगा, 100 केजी। मैंने कहा कि यदि किसी जंगल में हम देखें जैव भार के आधार पर उत्पादक से इधर की ओर उपभोक्ताओं की ओर, तो यहाँ पर इसका पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा। कैसा बन रहा है, सीधा। परंतु जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही पिरामिड बने। यदि हम यहाँ पर जलीय पारितंत्र की बात करें, किसकी बात करें, जलीय पारितंत्र की, जलीय पारितंत्र की। तो जलीय पारितंत्र में क्या होता है साहब, यहाँ पर मैंने कहा कि जो उत्पादक होंगे इनको खाने वालों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा। उत्पादक को खाने वाली मछलियों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा। और इन मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियों की संख्या कैसी होगी, और ज्यादा। बड़ी मछलियों की संख्या कैसी होगी, और ज्यादा, है ना। मतलब यहाँ पर इनका यदि भार देखा जाए तो मैंने कहा यदि 100 केजी है तो इनको खाने वाली मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो जैव भार होगा वो कितनी होगी, 200 केजी। और बड़ी मछली है जिसके अंतर्गत ब्लू व्हेल वगैरह, शार्क वगैरह ये सब आ जाती है, तो इनका जैव भार इनकी तुलना में कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो जलीय पारितंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा प्राप्त होता है, उल्टा। इसलिए हम यहाँ पर जैव भार के आधार पर ये कह सकते हैं कि इसका पिरामिड सीधा या उल्टा प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें, ऊर्जा की, तो ऊर्जा प्रवाह के आधार पर जो पिरामिड बनता है, आपको पता है कि ऊर्जा प्रवाह कितने % का नियम फॉलो करती है, 10% का नियम फॉलो करती है। तो मैंने बोला कि यदि यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा का उपभोग कौन करेगा, उत्पादक करेगा। मैंने कहा कि यहाँ पर इसने कितने जूल बनाई, एक 10,000 जूल एनर्जी बनाई इसने, है ना। और इसको खाने वाले कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता तक केवल इसका कितना % पहुंचेगा, 10%। प्राथमिक उपभोक्ता तक इसका केवल कितना पहुंचेगा, 10%। 10% पहुंचने का मतलब कितना हो गया सर, 1000 पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा, 1000 जूल। कितना पहुंचेगा, 1000 जूल। मैंने बोला यदि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता पर जाएंगे तो द्वितीय उपभोक्ता तक इसका फिर अगेन कितना % पहुंचेगा, 10%। क्योंकि 90% प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राप्त किया उसका 90% अपने कार्यों में खर्च कर देंगे। तो द्वितीय उपभोक्ता तक कितना पहुंचा, 100 जूल। और मैंने कहा यदि तृतीय उपभोक्ता की बात करूं, तृतीयक उपभोक्ता की बात करूं तो यहाँ तक कितने पहुंचेगा सर, केवल 10 जूल। क्योंकि यहाँ पर भी कितने % का लॉ फॉलो होगा, 10% का। तो ऊर्जा प्रवाह के आधार पर एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो केवल और केवल कैसा बनता है, 100% सीधा। और ऐसा क्यों, क्योंकि 10% के नियम का पालन करता है। ये 10% के नियम का क्या करता है,
पालन करता है। तो यहाँ ऊर्जा प्रवाह के आधार पर पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। आपके पास यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि 10% के नियम का पालन करना है और यहाँ पर कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनेगा, तो कौन सा पिरामिड है, ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में। चलो नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है, पोषक चक्र। 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 पोषक चक्र का मतलब क्या होता है साहब, है ना। पोषक चक्र, पृथ्वी पर कितने प्रकार के पोषक चक्र पाए जाते हैं। पोषक चक्र का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर उत्पादकों से भोजन कौन प्राप्त कर रहा है, उपभोक्ता वर्ग प्राप्त कर रहा है। उपभोक्ताओं से और पादपों के मृत शरीर से अपघटक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के चक्र पोषण के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि सभी चीजें तो किससे मिलकर बनी हुई हैं, तत्वों से। यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के आधार पर हम दो प्रकार के चक्र बनाते हैं। एक कौन सा हो गया, गैसीय चक्र। कौन सा हो गया, गैसीय चक्र। दूसरा कौन सा हो गया आपका, तलहटी या अवसादी चक्र। तलहटी या अवसादी चक्र। कितने प्रकार के चक्र हैं यहाँ पर, तलहटी या अवसादी चक्र, है ना। इस गैसीय चक्र के अंतर्गत कितने होते हैं आपके, दो। एक होता है कौन सा आपका, कार्बन चक्र, और दूसरा होता है कौन सा आपका, नाइट्रोजन चक्र। कौन सा होता है, नाइट्रोजन चक्र। कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, है ना। यदि बात करें तलहटी या अवसादी की, तो यहाँ पर कितने चक्र होते हैं, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। तो यहाँ पर तलहटी में केवल आपको कौन सा चक्र पढ़ना है, आपको फास्फोरस चक्र। यदि हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले किसकी, कार्बन चक्र की। कार्बन चक्र कैसा चक्र है, गैसीय चक्र। मैंने बोला वायुमंडल में आपको क्या मिलती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ये कौन सा चक्र है सर, गैसीय चक्र। और गैसीय चक्र में भी कौन सा चक्र है, ये कार्बन चक्र। कौन सा चक्र है, कार्बन चक्र, है ना। एग्जाम में छप जाएगा 2 नंबर का, बना लो, है ना भाई। क्या बात समझ में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको वायुमंडल में कहाँ से मिलती है सर, उद्योग से मिलती है। और कहाँ से मिल जाएगी सर, गाड़ियों द्वारा भी क्या निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव द्वारा भी क्या निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर इन सभी के द्वारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में क्या की जाएगी, रिलीज। कहाँ पर की जा रही है, वातावरण में। कहाँ पर की जा रही है, वातावरण में। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें विलय होती है, जल में क्या होती है, विलय होती है। जल में क्या होती है, विलय होती है। और जल से ये कहाँ पर पहुंचती है, धरातल। धरातल बोले तो कहाँ पहुंचती है, मृदा में। कहाँ पहुंचती है, मृदा में, है ना। और मृदा से ये किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, पेड़ पौधों द्वारा, यहाँ पर कार्बन के रूप में, और दूसरा गैस के रूप में भी यहाँ पर पादप किसके रूप में ले लेते हैं, गैस के रूप में, और कुछ किसके रूप में ले लेते हैं, कार्बन के रूप में। आई की बात समझ में। यहाँ पेड़ पौधों से अपना पोषण कौन प्राप्त कर लेता है, जीव जंतु। कौन प्राप्त कर लेता है, जीव जंतु, है ना। उत्पादकों से भोजन प्राप्त कर लेंगे जीव जंतु। और यहाँ पर जीव जंतु ऑक्सीजन क्या करेंगे, जीव जंतु क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चक्र अगेन यहाँ पर वातावरण में छोड़ दिया गया। दूसरा यहाँ पर जीवों द्वारा क्या किया जाएगा, अपघटन। इनके मृत शरीर का क्या होगा, अपघटक। अपघटक द्वारा भी यहाँ पर वापस कार्बन को क्या कर दिया जाएगा, वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। तो यदि आपसे एग्जाम में कार्बन चक्र बनाने के लिए आए तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। आज थोड़ा थका हुआ हूँ तो एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, वापस जाऊंगा उसके लिए, है ना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरा कौन सा, फास्फोरस चक्र। कौन सा चक्र, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र की यदि हम बात करें, फास्फोरस चक्र यहाँ पर कहाँ से शुरू होता है, जो चट्टान वगैरह होती है ना, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस। और किस रूप में पाया जाता है, फास्फेट के रूप में। किस रूप में पाया जाता है, फास्फेट के रूप में। यहाँ पर ये फास्फेट धरातल तक पहुंचते, धरातल अर्थात
इनका जब क्षरण होता है तो धरातल अर्थात ये किसमें मिल जाते हैं, मृदा में। मृदा द्वारा यहाँ पर पेड़ पौधे किसको ग्रहण कर लेते हैं, फास्फोरस को, किसके रूप में, फास्फोरस के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधों को कौन कौन, पेड़ पौधों से अपना भोजन कौन प्राप्त करेंगे, जीव जंतु। कौन प्राप्त करेंगे, जीव जंतु। कौन प्राप्त करेंगे, जीव जंतु। और जीव जंतुओं के मरने के बाद, जीव जंतुओं के मरने के बाद यहाँ पर अपघटक इन अकार्बनिक पदार्थों को, इन अकार्बनिक पदार्थों को वापस किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बनिक पदार्थ में, और ये वापस पुनः कहाँ मिल जाएंगे, धरातल में। तो ये होता है आपका फास्फोरस चक्र। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 14 पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस दिलाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया हमारे द्वारा, है ना। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस आपको इफेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड मिलते जाएंगे। धन्यवाद देखने के लिए। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय काट देते हैं।